और क्या हम लोग देखे थे, पहले लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 448 जब ये आया था, 12 पार्ट्स है और 8 शेड्यूल्स है। आज की तारीख में 395 आर्टिकल्स है, 22 पार्ट्स है एंड 12 शेड्यूल्स है। इसको लिखने में 2 साल, ड्राफ्ट करने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगते हैं। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगते हैं। ठीक है, 2 साल 11 दिन 11 महीना 18 दिन लग गया इसको लिखने। उसके बाद और क्या, अच्छा ये किसके निगरानी में हुआ था, बाबा राव अम्बेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के। तो इसको ड्राफ्टिंग जो किया गया था वो किसका कमेटी था, किसका कमेटी था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, इनके कमेटी में इनको इसको ड्राफ्ट किया गया। ठीक है, ये आया कब था, इन एक्ट कब हुआ था, 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 अडॉप्टेड मतलब एनफोर्स 26 जनवरी 1950। ठीक है, 1950 ये इसका काम है। ठीक है, समझ आई इतना। इधर से जो सीएसईटी वाला उस लोग के क्वेश्चन यहाँ पे कुछ बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, तो ध्यान से। अरे हाँ बहुत, ठीक है, ध्यान से समझ आया। ठीक है, उसके बाद अब देखो, अब इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं आगे। अब इसमें हम लोग आगे ये पढ़ने वाले हैं कि ये सारा चीज तो आपने समझ गए कि ऐसा 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 चीज है, समझे ना, देख पा रही है ना। हाँ। अरे मतलब बोर्ड दिख रहा है ना, वो पूछ रहे हैं। हाँ। बेचारा इतना तकलीफ क्यों ले रही है। हाँ, तो ये सारा चीज है। अब हमारा जो भारत है वो 3 चीज से चलता है, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। 3 ऑर्गन्स। हाँ, इसमें लोग सोच लेगा एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। तीन चीज से चलता है, ठीक है, एंटरटेनमेंट। सबसे पहला एग्जीक्यूटिव बॉडी है, लेजिस्लेटिव बॉडी है और जुडिशियरी बॉडी है। एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है टू मेक लॉ, ये कानून बनाता है। टू, अरे ये उल्टा लिखा, यहाँ पे होगा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, टू इंटरप्रेट लॉ। सॉरी ये लॉ समझाएगा ना थोड़ी, ये लॉ तो इन्फोर्स कराएगा। टू इन्फोर्स लॉ और ये टू इंटरप्रेट। ठीक है, लॉ बनाने वाला व्यक्ति, लॉ को इन्फोर्स कराने वाला व्यक्ति और लॉ को समझाने वाला व्यक्ति। तो समझाने वाला व्यक्ति का अगर एग्जांपल बोले
तो कोर्ट, एनसीएलटी, ये सब एग्जांपल हो गए। अच्छा, एनफोर्स कराने वाला व्यक्ति एनसीएसआई, एमसीए साइट हो गया, पुलिस ऑफिसर लोग हो गया, सब हो गया। अच्छा, लॉ बनाने वाला पावर किसके पास? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट फिर स्टेट, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट फिर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास पावर है ना लॉ बनाने का, ऑर्डिनेंस। गवर्नर के पास पावर है लॉ बनाने का, गवर्नर, गवर्नर। तो इन लोग के पास है लॉ मेकिंग अथॉरिटी, ठीक है। अच्छा, ये लोग लॉ बनाता कैसे है वो हम लोग आते हैं फिर समझते हैं। पहले ये 3 ऑर्गन्स ऑफ लॉ समझ आते हैं। अब लॉ बनाने का प्रोसीजर क्या है? लॉ बनाने का प्रोसीजर क्या है? तो लॉ बनाने का प्रोसीजर देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग ड्राफ्ट करते हैं। जो भी लॉ हम लोग को बनाना है हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले ड्राफ्टिंग करते हैं, ठीक है। ड्राफ्टिंग करते हैं, ड्राफ्टिंग करके ड्राफ्ट करते हैं लॉ को, ड्राफ्ट करके हम, अच्छा, ड्राफ्ट हम 2 तरीके का कानून अगर लाना चाहते हैं तो 2 तरीके का बिल हम ड्राफ्ट करते हैं। ड्राफ्ट मतलब क्या करते हैं? बिल ड्राफ्ट करते हैं। 2 तरीके का बिल होता है, एक होता है ऑर्डिनरी बिल और दूसरा होता है मनी बिल। टैक्स रिलेटेड कुछ चीज लाना है तो मनी बिल के थ्रू लाएंगे, और कोई लॉ, नॉर्मल लॉ रिलेटेड चीज लाना है तो ऑर्डिनरी बिल के द्वारा पास करेंगे। हाँ, ये कंपनी लॉ का ड्राफ्टिंग हो, अरे ये दूसरा चीज है, ये नहीं है, ये पार्लियामेंट में पास थोड़ी हो रहा है ड्राफ्टिंग, ठीक है। पहले ड्राफ्ट 2 तरीके का बिल कर सकते हैं, मनी बिल या ऑर्डिनरी बिल या मनी बिल, ठीक है। इसको फिर एक डोमेन होता है, पब्लिक का डोमेन होता है, उसमें हम प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। डोमेन होता है उसमें प्रस्तुत करते हैं, फिर यहां से पब्लिक का रिव्यू जानते हैं, पब्लिक का रिव्यू या रिएक्शन जानते हैं उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर। जनरली 99% लोगों को पता नहीं है क्या होता है, 1% को तो पता, वो अपना रिव्यू दे देता है। उसके बाद इसको प्रेजेंट किया जाता है, बैटरी जा रहा है, इसको प्रेजेंट किया जाता है राज्यसभा, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा में इसको प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद यहां से दोनों मिलके कहा जाता है? यहां से मिलके जाता है ये इधर प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट का असेंट लेते हैं, असेंट मतलब कंसेंट, प्रेसिडेंट से क्या लेते हैं? असेंट लेते हैं, वो सहमति देते हैं अपना, तो हम इसको, तो ये ऑफिशियल गैजेटे में आता है और फिर ये हमारा भारत का कानून बन जाता है, ठीक है। और यहाँ बिल और मानक है, हाँ, बिल और एक्ट,
बिल और एक्ट। लैपटॉप बंद ही हो जाएगा। लैपटॉप बंद ही हो जाएगा, हम जान रहे हैं। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। चलो, तो 543 सीट्स आर देयर, जिसमें सारे लोग बैठते हैं, और 2 जो था एंग्लो इंडियन का सीट था, जो कि आज की तारीख में अब है नहीं। एंग्लो इंडियन जो कि आज की तारीख में अब और है नहीं। हाँ, आज की तारीख में ये वाला सीट अवेलेबल नहीं है। हाँ, इसी का ओए कंपनी वाला क्लास डाउनलोड करना होता है। ये वाला हमको क्या बोलता है, ये वाला डाउनलोड करना हम 30 मिनट। हाँ, और संजना से मैसेज करके लिंक मांग लेना, क्योंकि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो लिंक नहीं भेजना। ठीक है, एंग्लो इंडियन समझ आ गया, याद समझ आ गया। आज की तारीख में ये एंग्लो इंडियन का जो कंसेप्ट है, ये मोदी जी के द्वारा हटा दिया। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ 543 सीट्स ही है, उससे ज्यादा कोई सीट्स अब अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इतने ही मेंबर बैठे। लोकसभा हो गया, राज्यसभा, राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा, राज्यसभा में टोटल 250 मेंबर्स है, 250 मेंबर्स है, 250 मेंबर्स है। 250 मेंबर में अभी समझो 250 मेंबर दो हिस्सा में बैठा हूं। पहला बात, ये मैक्सिमम है, इतना लोग बैठा है नहीं, ये मैक्सिमम सीट है। तो टोटल जो लोग बैठे हैं उसमें, जो टोटल लोग बैठे हैं उसमें कितना लोग बैठे हैं, सिर्फ 245, 5 सीट वैकेंट। ठीक, इस 245 में 12 लोगों को, 12 पीपल्स या 12 मेंबर्स, कुछ भी कह सकते हैं, 12 पीपल लोग को, 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्शन होता है, जो भी जिस काम में माहिर होते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन, जावेद अख्तर, सचिन तेंदुलकर, ये सब एमपी है। ठीक है, एमपी है, तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है। ठीक है, तो ये लोग कैसे अपॉइंट हुआ है, ये लोग प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्ट हुआ है। और भी ऐसे जो भी जिस फील्ड के जो भी व्यक्ति है, वो लोग इस हिसाब से 12 लोग अपॉइंट करते हैं। ठीक है, बाकी बचा 233 सीट्स। अब ये तो हर स्टेट के राजा महाराजा लोग, मतलब हर स्टेट के राजा महाराजा नहीं, हर स्टेट के जो भी होते हैं, हर स्टेट के जो एमपी है तो वो लोग वहां पे अभी जो एमएलए है। सीएम वगैरह वो बताते हैं राज्यसभा सीएम बैठती है, सीएम। हाँ, एमपी लोगों के पास टोटल वैकेंट है। हाँ, वो उधर समझ रहा है? तो ये वाला चीज समझ आ गया। अभी और क्या समझने का है, अपना जो गवर्नमेंट है वो कैसा है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में क्या क्या है, लोकसभा और राज्यसभा, है ना। सॉरी, स्टेट बोलो, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है, लोकसभा और राज्यसभा। तो स्टेट गवर्नमेंट में भी कुछ होता है, स्टेट गवर्नमेंट में होता है विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद, जिसको एमएलए बोलते हैं, वो विधानसभा में बैठते हैं, है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली। एमपी होता है, एक एमपी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट क्या बोलते हैं बता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट
और MLA इक्वल, इसका मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास दो चीज, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज है ये क्या है? पार्लियामेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दो चीज है, क्या है? राज्यसभा, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या है? स्टेट गवर्नमेंट के पास भी दो चीज है, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद ये स्टेट के पास है और सेंट्रल के पास ठीक है। विधानसभा और विधान परिषद हो गया और इसके पास है लोकसभा और राज्यसभा। हिंदी में तो है ये नाम, हिंदी वालों में तो हिंदी ही है ये, हिंदी ही नहीं, है। इसका इंग्लिश में तो इंग्लिश नाम भी तो है ना, इंग्लिश क्या नाम है? लोकसभा का और राज्यसभा। क्या नाम है? अपर हाउस, लोअर हाउस? नहीं सर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और नहीं, एक्चुअल में अपर हाउस और लोअर हाउस है। लॉ में तुम राज्यसभा लोकसभा बोल के रेफर कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है। बुक में जब दिया हुआ है तो बुक में दिया हुआ, तुम जेएनयू का बुक नहीं हो क्या? देखना एक बार जाके, उसमें लिखा हुआ है। अब या लिखा होगा अपर हाउस और लोअर हाउस। ये जो तुम्हारा जो लैंग्वेज है वो बहुत हाई लेवल लैंग्वेज है, ये आदमी को याद करने में समझने में समय लगता है। तो जो कितना बार इंग्लिश में पूछ देता है तो प्रॉब्लम हो जाता है जब याद नहीं रहता है पढ़ते पढ़ते। नहीं, अपर हाउस लोअर हाउस पूछेगा और इसी और तुम्हें स्ट्रक्चर ये तो हम बेसिक बता रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन थोड़ी तुमसे पूछेगा इसमें से। क्या ही क्वेश्चन पूछेगा हमको बता दो। सी सेट में इतना उतना लेवल का क्वेश्चन ही नहीं दे रहा है। फिर भी जो भी नाम होगा देख लेना एक बार बुक में क्या नाम दिया उसके बाद लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है। ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है भारत। सुप्रीम जो है सबसे ऊपर, जो सबसे ऊपर है वो क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, लिखा तेरे नाम पे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हमारा सबसे ऊपर है, मतलब ये हमारा मदर लॉ है। इसी के बेस्ड पे हमारा जितना भी एग्जिस्टिंग लॉ है वो सब इसी के ऊपर बेस्ड है, इसको छोड़ के और कुछ भी नहीं, ठीक है। इंडिया का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रेसिडेंट। उसको हम लोग इंडिया का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है उसको प्रेसिडेंट बोलते हैं। और ये इंडिया मतलब सेंट्रल, सेंट्रल बोले तो यूनियन है ना। और अगर स्टेट का कौन है? गवर्नमेंट। दीदी के पास से, दीदी से भी ज्यादा पावर गवर्नर के पास है, ठीक है। गवर्नर जो हमारा बंगाल का बुढ़ाऊ करके गया ना, यस, तो तो वो जो है हमारे स्टेट के गवर्नर, दीदी से भी उनका ऊंचा पोस्ट, ठीक है। अगर लॉ बनाना है, ठीक है, यहां तक तो समझ आ गया। अब लॉ बनाना, जैसे ये तो एक फुल प्रोसीजर है लॉ बनाने का, लेकिन अगर भारत में अर्जेंट है कोई लॉ का, मतलब ऑल ओवर इंडिया में अर्जेंट है या कोई पर्टिकुलर स्टेट में अर्जेंट है, तो दोनों के लिए कुछ ना कुछ है, दोनों के पास पावर है, दोनों के पास, मतलब प्रेसिडेंट के पास भी पावर है और गवर्नर के पास भी पावर है।
वो कौन बताता है, कौन पावर दे रहा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कहने का मतलब है आर्टिकल नंबर 123 में, आर्टिकल नंबर 123 में प्रेसिडेंट के पास पावर है लॉ बनाने का। प्रेसिडेंट के पास पावर है, प्रेसिडेंट हैव पावर टू मेक लॉ, प्रेसिडेंट हैव पावर टू मेक लॉ। प्रेसिडेंट के पास पावर है आर्टिकल नंबर 123 में लॉ बनाने का, और आर्टिकल नंबर 213 में पावर है गवर्नर के पास, हैव पावर टू मेक लॉ। इनके पास पावर है लॉ बनाने का। ठीक है, समझ आया आपको? कोई तकलीफ? क्लियर है? अब ये लॉ बनाना क्या है, कैसा क्या लॉ बनाना भाई, ऐसा क्या लॉ बनाना है जो इसके पास पावर है उसके पास पावर है? तो जब देश में बहुत ही इमरजेंसी आ गया, अर्जेंटली लॉ बनाना, देश में अगर लॉ बनाना तो प्रेसिडेंट बनाएगा, उसके पास पावर है 123 नंबर आर्टिकल। क्या होता है ये, इस पावर को क्या बोलते हैं? इस पावर को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस पास करना। नायक मूवी में ऑर्डिनेंस पास करके उसको एक दिन का सीएम बनाया था, है ना? तो वो स्टेट में बनाया था, स्टेट में बनाया था। बोला था ना एमएलए से साइन करवाया है, एमपी से नहीं करवाया था, एमएलए से साइन करवाया था, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से साइन करवाया। 88 एमएलए का साइन है ना? तो एमएलए से साइन कराया, तो इसीलिए वो स्टेट के ऊपर, स्टेट का सीएम बनता है ना, तो सीएम कहाँ का बनाया था? महाराष्ट्र में। ऑर्डिनेंस, ठीक है? तो ऑर्डिनेंस जो है वो कौन बना सकता है? या तो गवर्नर बना सकता है या तो प्रेसिडेंट बना सकता है। गवर्नर के पास पावर है, कौन सा आर्टिकल में बनाने का? 213 में। और प्रेसिडेंट के पास कौन सा है? 123 है, पावर लॉ बनाने। ठीक है आकाश? यहाँ वहां पर बेंच रखा हुआ होगा, टेबल गुजार है बेंच देख। हाँ, तो ऑर्डिनेंस होता क्या है? ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस होता है जब देश में अर्जेंट लॉ का जरूरत पड़ता है, तो ऑर्डिनेंस बनाया जाता है। अब ऑर्डिनेंस जो बनाया जा रहा है, ऑर्डिनेंस जो हम बना रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब क्या? ये आखिर कब तक वैलिड रहेगा, है ना? ऐसा थोड़ी है ये बना दिया इमरजेंसी के लिए बनाया ना, तो ये ऑलवेज वैलिड रहेगा, इज नॉट मैंडेटरी, मतलब इज नॉट मैंडेटरी। ऐसा वो ऑलवेज हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, फिर वो लागू होगा। तो क्या करना पड़ेगा? देखो, ऑर्डिनेंस जब पास किया तो समझने का कोशिश करो। ऑर्डिनेंस पास किया गया तो ये वैलिड कब तक रहेगा? वैलिड टिल लोकसभा और राज्यसभा जब
जब दोनों क्या होगा, लोकसभा और राज्यसभा जब दोनों सेशन में रहेगा तब का वैलिड बताते हैं। वैलिड टिल कब तक वैलिड रहेगा। अच्छा, ऑर्डिनेंस एक और रीजन से बनाते हैं। पहला बात तो अर्जेंट लॉ का जरूरत है, और दूसरा बात जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं, मतलब पार्लियामेंट काम ही नहीं कर रहा है, बोथ द हाउसेज आर नॉट वर्किंग, नॉट इन सेशन, तो उस वक्त भी अगर हमको लॉ बनाने का नीड पड़ा तो हम लोग लॉ बना सकते हैं। तो लॉ बना सकता है गवर्नर ऐसे, प्रेसिडेंट ऐसे, ठीक है। लेकिन अब वो लोग जो लॉ बनाया वो वैलिड कब तक रहेगा, ठीक है। तो बोलता है, लॉ बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि वैलिड टिल बोथ द हाउसेस come into, जब दोनों हाउस काम पे आ जाएगा, जब दोनों हाउस क्या हो जाएगा, काम पे आ जाएगा, तो उस समय पे वो लॉ अगर वो पास कर देता है, इफ बोथ द हाउसेस, पहला बात तो वैलिड टिल बोथ हाउसेस विल कम इनटू सेशन। अब यहां तक वैलिड, अब यहां तक, यहां से कुछ दिन तक वैलिड रहेगा, 6 वीक्स, ठीक है। तो वैलिड टिल 6 वीक्स, ऐसे वैलिड टिल 6 वीक्स from the both houses comes into session। 6 हफ्ता पहले। अब 6 हफ्ता देखो, सपोज हम एक लॉ बनाए, ठीक है, लॉ बनाए, सपोज लोकसभा 15 सितंबर को वर्किंग पे आया, ठीक है, 15 सितंबर को ये लोकसभा वर्किंग पे आया, और राज्यसभा वर्किंग पे आया 25 सितंबर को। राज्यसभा जो आया वो 25 सितंबर को वर्किंग पे आया, 25 से 6। तो यहां से 6 हफ्ता नहीं काउंट करेंगे, 25 से 6 हफ्ता काउंट करेंगे। 25 से लेकर 25 सितंबर 2021 से लेकर पूरा 6 हफ्ता वहां से काउंट करेंगे। बोला बोथ हाउसेस, जब दोनों हाउसेस एग्जिस्टेंस में आएगा, मतलब सेशन में आएगा, तो वहां से 6 हफ्ता गिनेंगे, और फिर 6 हफ्ता गिन के वहां से लॉ तब तक वैलिड रहेगा अगर उसके पहले वो लॉ को प्रेजेंट किया गया लोकसभा और राज्यसभा में और उसको पास कर दिया गया, तो वैलिड माना जाएगा, फिर वो एक एक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो वो जो भी कानून है, वो जो ऑर्डिनेंस है, वो 6 हफ्ता तक वैलिड रहेगा, उसके बाद वो अपने आप खत्म हो जाएगा, कुछ करने का जरूरत नहीं। समझ आया? तो यहां तक ये, ठीक है, ये प्रेसिडेंट का पावर बता दिया। अब तुम इसको जिसको कॉपी करना है अच्छे से कॉपी कर लो, पूरा सब चीज लिखिए, कॉपी कर लो। राज्यसभा का काउंसिल ऑफ स्टेट और लोकसभा का हाउस ऑफ द पीपल और लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द
विधान परिषद किसका नाम है, विधानसभा किसका नाम है? असेंबली तो मतलब परिषद हो गया, काउंसिल मतलब तो सभा। यही है। अब हमारे भारत का कोर्ट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, हमारे भारत का जो कोर्ट का स्ट्रक्चर है वो कैसा है? उसको हटा दीजिए। ऑफेंसेस दो तरह का होता है, दो तरीका का ऑफेंस होता है। एक सिविल ऑफेंस होता है, एक क्रिमिनल ऑफेंस होता है। ठीक है, सबसे जो ऊपर में है वो कौन सा है? सुप्रीम, चाहे ये हो चाहे वो, सबसे जो हाईएस्ट ऑथोरिटी है दोनों ही चीज का वो है सुप्रीम कोर्ट। टोटल भारत में कितना सुप्रीम कोर्ट? कहाँ है? 25 सुप्रीम कोर्ट है। उठा के इसको फेंक दो गलाचे में। सॉरी सर, वो हाई कोर्ट। हाँ, सुप्रीम कोर्ट कितना है? सुप्रीम कोर्ट देखिए वो। हाँ, तो फिर कॉन्फिडेंटली गलत बोलती है, उसी समय सेमीकोलन कोलन। सही में। अब नेक्स्ट हाई कोर्ट। हाई फिर यहाँ आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल 1 लेवल 2 क्या लेवल? सेकेंड क्लास मैजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास ये पूरा हमारा कोर्ट का सिस्टम है इंडिया में। ठीक है, अच्छा अगर सिविल, अच्छा सिविल में कैसा केसेस जाता है? प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स केसेस जाता है। डाइवोर्स प्रॉपर्टी, हाँ? डाइवोर्स प्रॉपर्टी, डाइवोर्स हो गया, प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज हो गया, मतलब जो कानून के नजर में क्रिमिनल नहीं है, क्रिमिनल ऑफेंसेस नहीं है, वो जाता है यहाँ। ठीक है, सोसाइटी को गलत तरीके से प्रेजेंट या सोसाइटी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है। और सिविल ऑफेंस क्या होता है? जो एक अपने आसपास में ही कुछ गड़बड़ी हो रहा है, अपने फैमिली रिलेशन में कुछ गड़बड़ी हो रहा है, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो सिविल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट का अपना अलग अलग तरीका है फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना, फिर सेकंड क्लास हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो ये सारा स्ट्रक्चर है। अब एक्चुअली देखो इसका एक अलग अपना चैप्टर है, इसका एक अलग ही चैप्टर है। ठीक है, तुम लोग का अभी नहीं है, एग्जीक्यूटिव लेवल पे है। ये सब अपना अलग अलग चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। सिविल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और आईपीसी इंडियन पिनल कोड। वो फिर सब वो ये दोनों को समझने के लिए उसको भी समझना पड़ेगा, मतलब दोनों ही पढ़ना अच्छे से। तो ऐसा आसान नहीं है जीआईएल में ये सब चीजें। भैया वो नीचे क्या लिखा है दिखाई नहीं दे रहा, नीचे क्या लिखा है दिखाई नहीं दे रहा है। क्या वो आपको बोल रही है?
नीचे क्या लिखा हुआ है दिखाई नहीं दे रहा है, लास्ट वाला कौन सा बोर्ड? सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के बाद और उसके उस फर्स्ट साइड में। क्लास मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। हमारा जो भारत का स्ट्रक्चर है, दो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एक होता है यूनिटरी, एक होता है फेडरल। यूनिटरी का मतलब क्या होता है? जहां पे सिर्फ एक ही राजा, मतलब एक ही जन का शासन चलता है, एक ही व्यक्ति होता है जिसका शासन चलता है, उसको हम लोग यूनिटरी कंट्री बोलते हैं, यूनिटरी कंट्री बोलते हैं, ठीक है। जॉब बिडेन मोनार्की नहीं बोलते, मोनार्की का मतलब राजा का बेटा ही राजा बने। उसको ऐसे भी मेरे बोला जाता है, ये नहीं बोला जाता है, मोनार्की नहीं बोला जाता है, यूनिटरी बोला जाता है। यूनिटरी कंट्रोल है, मतलब यूनिटरी प्राइम मिनिस्टर की जगह सिर्फ एक ही किंग। और फेडरल में दो, जैसे हमारा इंडिया स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दो का मिक्सचर है। हाँ, अभी पहले इंडिया तो आने के भाई, रशिया में तो इंडिया का फेडरल चीज है, ये भी है, ये भी है। लेकिन इंडिया में कुछ कुछ चीज ऐसा है, इंडिया में कुछ कुछ चीज ऐसा भी है कि जो इंडिया में कुछ ऐसा भी है जो मतलब हमारा जो इंडिया का स्ट्रक्चर है वो कुछ कोजी, मतलब कुछ फेडरल भी है और कुछ यूनिटरी भी है। जैसे फेडरल में क्या है? फेडरल में क्या है? फेडरल का मतलब क्या? सबसे पहला दो गवर्नमेंट है हम लोग, ठीक है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनिटरी फीचर क्या है? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ही है, सबको मानना पड़ता है, ठीक है, सबको मानना पड़ता है वो कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाहर नहीं जा सकते। तो ये कुछ बहुत सारा पॉइंट है, तो हम बिना ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, बस बताने का अंदाजा बता रहे हैं कि कुछ चीज ऐसा है। यूनिटरी का मतलब हो गया कि कुछ चीज ऐसा है जो सिंगलीज है और कुछ चीज ऐसा है जो डुअल है। तो गवर्नमेंट जो है वो हमारा डुअल है, लेकिन जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिंगल है। तो वो सुप्रीमेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द मदर लॉ, उसी को हम लोग हाथ जोड़ते हैं और उसी से सारा काम करते हैं। तो वो मेरे लिए क्या है? एक ही। और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दो अलग अलग चीजें। तो कुछ इंडिया में कुछ यूनिटरी फीचर्स भी इंक्लूडेड है और कुछ फेडरल भी है। तो इन दोनों को मिला के जो हमारा इंडिया को नाम दिया जाता है वो बोलते हैं क्वाजी फेडरल। हमारा जो इंडिया है वो लगभग क्वाजी फेडरल की तरह दिखाई देता है, क्वाजी फेडरल की तरह दिखाई देता है। समझ आया आता? बुक मेरे पास लैपटॉप में मेरा बुक ले लीजिए। देखिए जुडिशरी से एक्सटेंड नहीं किया, कैंडिडेट भी नहीं किया जुडिशरी। तो फेडरल फीचर्स क्या क्या है वो देख लो। सबसे पहला फेडरल फीचर हो गया डुअल गवर्नमेंट, ठीक है। पावर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब सुनो, पावर जो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है आर्टिकल नंबर 265 में, सुनो बुक में नहीं मिलेगा, याद सुनो।
आर्टिकल नंबर 265 में, आर्टिकल नंबर 265 में बोला है कि सुनो बाबू, गवर्नमेंट मतलब देखो, लॉ लगाने का पावर, लॉ को इंप्लीमेंट करने का पावर किसी एक पर्सन के पास है। तो बोला वो पर्सन कौन है, वो आर्टिकल नंबर 265 बताया। बोलता आर्टिकल नंबर 265 के अनुसार जो लॉ मेकिंग ऑथोरिटी है वो एक्सेप्ट दिस थिंग, दिस पर्सन, कोई और नहीं लगा सकता। आर्टिकल 265 में ऐसा बात लिखा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 265 में ये लिखा गया है किसी और के पास, nobody has the power to make law except this, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 265 में। अब ये बात किसके पास पावर है, ये कौन बताता है, आर्टिकल नंबर 246। आर्टिकल नंबर 246 में ये बताता है कि भाई ये जो है, ये पावर किसके पास है, लॉ बनाने का पावर किसके पास है, और पावर का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कौन सा स्टेट के पास है, कौन सा अपना यूनियन के पास है, मतलब कौन सा स्टेट गवर्नमेंट के पास है, कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो कुछ कुछ टॉपिक्स है, जो कुछ चीज है, 3 लिस्ट बनाया जाता है। ये लिस्ट कैसे बनता है, आर्टिकल नंबर 246 ये बोलता है कि शेड्यूल 7 चेक करो, शेड्यूल 7 चेक करो, यहाँ पे लिखा है ना शेड्यूल 7, यहाँ पे 7वां नंबर शेड्यूल चेक करो, यहाँ पे तुमको ना बाबू पावर दिख जाएगा, किसके पास कौन सा मेकिंग पावर। तो 3 लिस्ट होता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, रेसिडुअरी है बाद में, ये 3 लिस्ट होता है, ठीक है। हर लिस्ट में बहुत सारा बात लिखा गया है जिसके अकॉर्डिंगली काम करना पड़ता है। तो यूनियन लिस्ट में 97 बात ऐसा लिखा गया है, 97 एंट्रीज आर देयर, जहां पे बताया जाता है कि लॉ बनाएगा किस टॉपिक पे, कौन लॉ बनाएगा। अगर ये सारा चीज है तो इस पे लॉ सेंट्रल बनाएगा, मतलब यूनियन बनाएगा। तो वो 97 बात पे लॉ बनाने का पावर किसके पास है, यूनियन के पास। ये बात कौन बोलता है, ये बात शेड्यूल 7 बोलता है। शेड्यूल 7 का कौन सा आर्टिकल बोलता है, 246। फिर आते हैं स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट जो है, स्टेट लिस्ट में क्या है, स्टेट लिस्ट में क्या है, स्टेट लिस्ट में टोटल 66 एंट्री लिखा गया है, टोटल 66 एंट्री लिखा गया है, जिसमें लॉ मेकिंग ऑथोरिटी, लॉ मेकिंग अथॉरिटी किसके पास दिया गया है, सेंट्रल के पास दिया गया है, ठीक है। स्टेट में, स्टेट 246 सॉरी आर्टिकल नंबर 246 शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट बताया गया, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट। तो यूनियन में 97 बार लिखा गया, 97 एंट्रीज है, जिसमें से जो 82 नंबर एंट्री है वो मेरा इनकम टैक्स का एंट्री, वो जो भी इनकम टैक्स में बदलाव होगा, चेंजेस होगा, उसका बनाना उसके पास, उसका जो बनाने का पावर है वो किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है 66 एंट्री पे काम करने का। 66 ऐसा चीज है जो उसमें लिखा गया है, तो उसको लॉ बनाने का पावर किसके पास है, सेंट्रल स्टेट के पास है। जैसे पहले के समय में वैट चलता था, वैल्यू एडेड टैक्स, उस पे लॉ मेकिंग अथॉरिटी किसका था, स्टेट का था। दारू पे लॉ बनाने का किसका काम है, स्टेट का काम, ठीक है। तो ये सब हो गया। पेट्रोल डीजल कहाँ लिखा हुआ है, एंट्री उसमें लिखा हुआ है, यूनियन वाला, ठीक है। तो ऐसा ऐसा बात लिखा गया, ये सब जो बोल रहे ये सब बात लिखा गया है। लिकर को किस रेट पे बेचना है, कैसा बनाना है, क्या करना है, वो स्टेट के पास। तो जो स्टेट के पास जो चीज है, जो स्टेट के पास चीज है वो है टोटल 66। सेंट्रल के पास जो पावर है वो है कितना, 97। और रेसिडुअरी एक कॉन्करेंट लिस्ट है, जब दोनों लोग, ये भी कुछ बोल रहा है, ये भी कुछ बोल रहा है। जैसे एजुकेशन सिस्टम है, अभी एग्जाम नहीं हुआ, सबसे पहले अनाउंस कौन किया, सेंट्रल, यूनियन, सीबीएसई बोर्ड अनाउंस किया ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया अनाउंस किया पहले, फिर उसके बाद बंगाल बोर्ड, फिर उसके बाद अलग अलग स्टेट अपना बात बोलना स्टार्ट। या पहले सेंट्रल से पहले भी बहुत सारा स्टेट था जो आके बोलना स्टार्ट कर दिया था, एग्जाम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, बोल दिया था, लेकिन उस चीज के ऊपर द्वंद चल रहा है। तो अल्टीमेटली जब लास्ट में देखा गया कि नहीं ये लोग सही बोल रहा है, तो उसके बाद को प्रिवेल करके उसका ही बात को मान लिया। तो कॉन्करेंट लिस्ट ऐसा लिस्ट है जिधर पे ऐसा होता है कि इधर पे जो ज्यादा सही है उसके बात को एक्सेप्ट किया, तो कॉन्करेंट नहीं। सर जो ज्यादा सही है वो बताएगा,
President. हाँ, वो बताने वाला तो वही है, ठीक है। तो ये सारा चीज है कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कितना बात लिखा हुआ है? 97 बात लिखा हुआ है। स्टेट लिस्ट में कितना बात लिखा हुआ है? 66। कॉन्करेंट में कितना लिखा हुआ है? 47। ये 246 हो गई और एक आर्टिकल होता है 265 264 इसका वो कुछ नहीं, उस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि कोई भी लॉ बना सकता है, ऐसा बात नहीं। जिसके पास वो पावर है वही लॉ बना सकता है, ठीक है। पावर के पास वो बताया पावर जो है वो 246 में बताया है, और फिर बताने के बाद वो बोला कि शेड्यूल 7 के अनुसार ये 3 लिस्ट हम बनाए हैं। इस लिस्ट में इसके पास पावर है, इस लिस्ट में इसके पास पावर है, इस लिस्ट में इसके पास पावर है। और क्या ये बोलता है? सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है, उसके अलावा कोई और है नहीं। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी है, जुडिशियरी किसी के ऊपर डिपेंड है क्या? वो किसी के दबाव में आने से कुछ भी बोल देगा क्या? नहीं, वो डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसा है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिड है, चेंज करना इतना इजी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चेंज करना इतना आसान नहीं है, अमेंड करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, समझ आया? प्रीएम्बल कल पढ़े थे थोड़ा सा, उसको हम लोग थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फिर आर्टिकल 12 जो होगा वो अपने कल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सर जो आर्टिकल 1 2 सिलेबस में, 3 हम लोग सिलेबस में सिलेबस में नहीं आ रही है। हाँ अभी आना है, अभी आना है, अभी आना है। तो आर्टिकल नंबर 1 क्या बोलता है, वो जब आर्टिकल स्टार्ट करेंगे तो हल्का सा ब्रीफली बता देंगे आर्टिकल 1 क्या होता है। हां क्योंकि प्रेम्बल के बाद डायरेक्ट स्ट्रक्चर दिया, उसके बाद जुडिशियल रिव्यू दिया, जो कि आर्टिकल 13 स्टार्ट होता है। 12 13 12 में स्टेट है, जुडिशियल के बाद स्टेट है। वहाँ जो बुक में दिया हम क्या कर सकते हैं? हां आपने को पूरा चीज पढ़ना नहीं है, पार्ट 3 और पार्ट 4 ही पढ़ना है। मतलब ये जो पार्ट इसमें 12 है ना, 22 है ना, तो पार्ट 3 और 4 ही पढ़ना है। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दिया है, पार्ट 4 में फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव राइट, बस खत्म। कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ने बैठेंगे तो चलो, तो प्रीएम्बल पढ़ते हैं। प्रीएम्बल का मतलब क्या? ये इसका, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका बेसिक फीचर, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर क्या है? प्रीएम्बल। इसी के बेस्ड पर, इसी के ऊपर बेस्ड होकर हमारा प्रीएम्बल पूरा का पूरा तैयार है। क्या बोलता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो ये शब्द है ये लिया गया है वी द पीपल ऑफ यूएसए से। ये पहले वी द पीपल ऑफ इंडिया है, ठीक है, लेकिन ये उसके पहले वी द पीपल ऑफ यूएसए था, ठीक है। तो वी द पीपल ऑफ यूएसए ने वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली, मतलब मिलकर रिजॉल्व करेंगे और इंडिया को बनाएंगे, ठीक है। इंडिया को कैसा बनाएंगे? सोवरेन बनाएंगे। सोवरेन का मतलब इतना बार बताते हो, सोवरेन का मतलब यूनाइटेड इंडिपेंडेंट, सोवरेन, सोशलिस्ट, मतलब समाज के प्रति, समाज के हित में बहुत सारा कार्य करेंगे। फिर सेक्युलर का मतलब कोई भी धर्म नहीं मानेंगे, शंकर अरे कोई भी धर्म नहीं मानेंगे, धर्म में भेदभाव नहीं करेंगे। तुम प्रियम्बल का वाट लगा दो, कोई भी धर्म नहीं मानेंगे ऐसा नहीं, किसी भी धर्म में जात पात को लेके बातचीत नहीं करेंगे, ये अगेंस्ट है। डेमोक्रेटिक, फ्रीडम, लिबर्टी, छूट, आजादी और रिपब्लिक। अब कंट्री या तो रिपब्लिक होता है या तो मोनार्की होता है। मोनार्की का मतलब हो गया राजा का बेटा राजा बनता है, लेकिन रिपब्लिक का मतलब होता है जो हकदार होता है, जो दावेदार होता है वही बनता है, ठीक है। रिपब्लिक का मतलब ये एंड टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स, मतलब भारत के हर एक नागरिक को सुरक्षित करेंगे और इन सब चीजों का लाभ उठाने का मौका दिलवाएंगे, ठीक है। ये हुआ प्रीएम्बल, मतलब ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये छोटा सा पार्ट है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया
resolves to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and secure all of its citizens. नेक्स्ट, सब कुछ करेंगे, किस लिए करेंगे? पहला जस्टिस, जस्टिस दिलवाएंगे। जस्टिस किस पे दिलवाएंगे? पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, मतलब इकोनॉमिक में भी दिलवाएंगे, आर्थिक स्थितियों को ठीक करवाएंगे। इसीलिए टैक्स सबसे वसूला नहीं जाता, जो उस लेवल का व्यक्ति होता है उससे ही टैक्स वसूला जाता है। दूसरा चीज क्या? सोशलिस्ट बनेंगे, मतलब समाज के लिए हम लोग समाज के भलाई के लिए काम करेंगे और समाज के अगेंस्ट होगा उसको पनिशमेंट मिलेगा। और पॉलिटिकल, ठीक है, समझ आए आप? अगला, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन। तुमको जैसा मुंह बनाना है मुंह बनाओ, जो सोचना है सोचो, इट डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता। तुमको जो सोचना है सोचो, इट हार्डली मैटर्स, ठीक है? तो लिबर्टी ऑफ थॉट, जो सोचना है सोचो, जैसा एक्सप्रेशन बनाना वैसा एक्सप्रेशन बनाओ, ठीक है? बिलीव करो, तुम अब पत्थर पे बिलीव करना है, वो भगवान है तो उसमें बिलीव करो, नहीं करना है तो मत करो, इट डिपेंड्स ऑन यू। फेथ, यहाँ पे अपने पीपल का पेड़ पे ऐसे रस्सी बांध के हम लोग ऐसे पीपल के चारों ओर तरफ घूमते हैं, ऐसा फॉरेन में होता है क्या? नहीं। तो क्या वो लोग आदमी नहीं है? वो लोग भी आदमी है, लेकिन हम लोग यहाँ पे मानते हैं, हम लोग को फेथ है इन चीजों पे, उन लोग को फेथ नहीं है। वहां जाके करेंगे वो लोग केस करते हैं, केस फेथ नहीं करेगा। एंड वर्शिप, किसी का भी किसी भी चीज का हम लोग पूजा कर सकते हैं, जैसे अभी जितने सारे एग्जांपल। तो लिबर्टी ऑफ क्या चीज का? लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप एंड वर्शिप। तो किसी भी चीज पे हम लोग कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, ठीक है? लिबर्टी नहीं, इक्वालिटी। भाई तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस मतलब क्या? इक्वल करना कि इक्वल लाना? इक्वली लाना, इक्वल करना नहीं, इक्वल लाना। जैसे एग्जांपल इनकम टैक्स का ले लेते हैं। अगर आज एक 2 लाख रुपए एक व्यक्ति कमा रहा है और एक आज 2-2.5 लाख रुपए व्यक्ति कमा रहा है, तो 2-2.5 लाख रुपए तक सबको एग्जेम्पशन, मतलब 2.5 लाख रुपए तक किसी के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। जैसे ही आपका इनकम बढ़ना स्टार्ट होगा, मतलब आप अच्छे लेवल पे पहुंच रहे हैं, तो आपसे गवर्नमेंट टैक्स मांगेगा। जो 2 लाख 2.5 लाख तक कमा रहा है उसे टैक्स नहीं ले रहा है, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है इंडिया का कि 2.5 लाख रुपए तक अगर कमा रहा व्यक्ति तो भाई वो अपना खाएगा पिएगा, बाल बच्चा देखेगा, घर परिवार देखेगा, साल का 2.5 लाख, ठीक है? तो ये चीज बोलते हैं, ठीक? लेकिन जो यहाँ पे लिखा गया है क्या? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, मतलब इक्वल करना, ठीक है? मतलब जो भी अलग, जैसे कोई 10 लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है, तो उससे हम ज्यादा टैक्स लेंगे ताकि वो एक लेवल पे मेंटेन रहे। ऑफ कोर्स 2.5 लाख रुपए से ज्यादा ही अर्न कर रहा है तो टैक्स देके भी उससे ज्यादा ही बचेगा, लेकिन स्टिल अगर हम टैक्स लेंगे, उससे वसूलेंगे, तो वो एक थोड़ा सा कम लेवल पे आएगा। नहीं तो वो पैसा का गलत इस्तेमाल करेगा, गरीबों को समझेगा नहीं। तो इसीलिए उन चीजों को इक्वल करने के लिए ये सिर्फ कॉन्सेप्ट को चिपकाया गया है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल, और इन चीजों को सबके बीच में क्या करना? प्रमोट करो, सबके बीच में इसको प्रमोट करो, सबको लगे कि हाँ ये सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, ठीक है? समझ आया? फ्रेटर्निटी assuring the dignity, fraternity assuring the dignity of the, फ्रेटर्निटी मतलब क्या होता है? भाईचारा, भाईचारा बनाए रखना, ठीक है? फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब भाईचारा बनाए रखो, किसी के भी डिग्निटी को, स्वाभिमान को ठेस मत पहुंचाओ, किसी भी इंडिविजुअल के स्वाभिमान को ठेस मत पहुंचाओ, ठीक है? एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ताकि इससे हमारा देश एकता में रहे और हमारा देश यूं ही तरक्की करता रहे। ये था प्रीएम्बल, ये हमारा प्रीएम्बल था कॉन्स्टिट्यूशन का। रेस्ट चीज बहुत सारा चीज जो था हम बहुत कुछ पढ़ा दिए तुम्हारे बुक से, आधा से ज्यादा चीज खत्म कर दी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन।
खाली अब आर्टिकल्स पढ़ना है बस। आर्टिकल्स पढ़ लेने के बाद तुम्हारा बस ये लोगों को बस खाली आर्टिकल्स पढ़ाना है, बस उसके बाद खत्म हो गया। नहीं कुछ स्टेट का डेफिनेशन बाकी है और बाकी सारा वो सब क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया